दहेज की मांग और फिर हत्या, ये आरोप है उस भाई की जिसने अपनी बहन को ये सोचकर विदा किया था कि वह अपने ससुराल में एक बेहतरीन जिंदगी जिएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बहन की उसी घर में हत्या कर दी जाएगी। जी हाँ, ये मामला है मथुरा के थाना कोतवाली के जर्नल चौराहे का, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि थाना सदर बाजार इलाके के धोबीपाड़ा निवासी नंद किशोर यादव की बेटी अनन्या उर्फ हिना यादव की शादी 4 दिसंबर 2020 को जर्नलगंज इलाके के रहने वाले देवेंद्र यादव के पुत्र यथार्थ उर्फ माधव यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल जन लगातार उसे दहेज के खातिर प्रताड़ित किया करते थे। 4 सितंबर को अनन्या उर्फ हिना की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मौत हो जाती है। वहीं मृतका के परिजन ससुराली जनों पर दहेज हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। मृतका के भाई नितेश यादव का कहना है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। मेरी सिस्टर की शादी 7 दिसंबर 2020 को जीआईसी स्कूल जर्नलगंज पे हुई थी। यथार्थ यादव पुत्र श्री देवेंद्र सिंह यादव जी के लड़के के साथ 2-3 महीने तक थोड़ा सा सही चलता रहा। नई नई शादी थी तो हम भी खुश थे, सभी खुश थे। उसके बाद उसकी माँ, पिताजी, सब लोग ऐसा थोड़ा सा उसे परेशान करने लगे कि हमारे लड़के की शादी तो ऐसे 2 करोड़ रुपए में हो रही थी, हमने आप तुझसे कर ली, या कभी मैं जाता था कि आपकी बच्ची से कर ली। तो हम उस चीज़ को फिर थोड़ा सा पी जाते थे। फिर ऐसे ही चलता रहा, उसे परेशान किया जाता रहा। 2-3-4 बार ऐसे कभी परेशान होती थी, करते थे तो मैं उनको जाके समझाया आता था, उनकी माँ को, पिताजी को, लड़के को भी, कि आंटी मतलब आपने खुशी से अपनी शादी करी है, आप इसको परेशान क्यों करते हो। मगर फिर बाद में पता लगा कि ये थोड़े लालची जब बरतते हैं तभी पता लगता है। तो सिस्टर ने हमको बताया कि थोड़े लालची टाइप के लोग हैं और मुझसे ऐसे ऐसे कहते हैं कि मेरे लड़के की शादी तो 2 करोड़ रुपए में हो रही थी, तो उससे कर ली है, और अपने घर वालों से ऐसे ऐसे पैसा लेके आ और तभी तू हमारे घर पर टिक पाएगी। उसको मैं फ़ोन करता उनकी माँ को तो कहती ये हमारे यहाँ मेरी इससे बन नहीं पाएगी अब, क्योंकि शादी जो है बहुत कम और उसमें हुई है। मेरी लड़की की शादी तो बहुत अच्छी और बहुत पैसे वाले उसमें हो रही थी, मेरी ये पैसा मिल रहा था। तो फिर भी हमने 1-2 बार अपने चाचा ताऊ सभी लोगों को ले जाके उनको घर पे गए, उनके उनको सभी लोगों ने समझाया। फिर वो कहते थे चलो मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब कोई बात नहीं होगी, हम इसको परेशान नहीं करेंगे। मगर 4-5 दिन, 1 हफ्ता तक सही रहता माहौल, उसके बाद फिर वो लोग यही टोंट और यही परेशान करने लग जाते। मैंने कही ठीक है, अब शादी कर दी है, बच्ची हमारी खुश रहे। तो हमने उनकी जो भी थोड़ा बहुत जो भी मांगे थे अपनी हैसियत के हिसाब से पूरी करते रहे। मतलब रेगुलरली उनका लड़का आता दुकान पे, जो भी होता मैं उसे दे देता। और पिताजी का फ़ोन जो भी आता कि बेटा ऐसे ऐसे मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें ऐसे ज़रूरत है कहीं, तो ऐसे ऐसे पैसे भिजवा दीजिए, कभी 1.5 लाख 2 लाख, तो मैं उनको दे दिया करता था। ठीक है, तब तक देता रहा, तब तक सब सही चलता रहा। अभी कुछ महीनों से ठीक है, सबकी मार्केट की पोजीशन ख़राब है, पैसे की व्यवस्था मेरे पास नहीं थी, तो मैंने उनसे 1-2 बार मना कर दिया कि अंकल इस समय मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो लड़कियों को वो थोड़ा परेशान करने लगे। अभी थोड़े दिन पहले ही 4 तारीख को फ़ोन आया, कि मेरे पास भी नहीं आया, 9:30 बजे फ़ोन करते हैं कि किसी और व्यक्ति को, कि आपकी लड़की ने ऐसे ऐसे फांसी लगा ली है। हम घटनास्थल पर पहुँचे तो लड़की सिस्टर हमारी लड़की बिस्तर पे पड़ी हुई थी, कोई और फांसी पे नहीं लटकी थी, स्टूल भी नहीं था कोई, और जो फंदा था वो केवल जो पंखड़ी होती है उस पर ऐसे घुमा के लटका रखा था उन लोगों ने। एक पुलिस वाला हमने देखा, सब लोग जो पुलिस मौके पे पहुंच गई, सामने चौकी है, तो वो सब भी बुला लिए। तो उन्होंने कहा भैया ये तो ऐसे हत्या प्रतीत हो रही है। आसपास के लोग भी बात कर रहे थे ऐसे ऐसे कि प्रताड़ित करते थे और लड़की को मार दिया। तो बहुत सी चीज़ें वहाँ हमने देखी, मौका मतलब जहाँ जिस रूम में उसको पड़ी हुई थी, कि उससे प्रतीत हुआ जैसे दुपट्टा में गांठ नहीं बंधी थी, और सिस्टर की जीभ वीप आँखें वाँखें जो हमें पता लगता है कि फांसी लगती है तो ऐसे हो जाता है कि टॉयलेट भी निकल जाती है। तो
हमें लगा कि हत्या है। हम लोगों ने उस लड़के को पकड़ा और उनके माँ बाप, मतलब माँ बाप भी थे वहाँ पे, माँ बाप को भी पुलिस के हवाले कर दिया। मगर लड़का तो चलो पुलिस ले गई, मगर माँ बाप कब वहाँ से फ़रार हो गए पता नहीं चला। उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा कि लड़की तो रात को ही मर चुकी है। तब हमें शक हुआ कि ये लोग तो हमें बता रहे थे कि अभी आधे घंटे पहले मरी है। तब हमको थोड़ा सा शक हुआ कि ये एक बिल्कुल षड्यंत्र के तहत ही मारी गई है। फिर मैं डेली सुबह अपनी सिस्टर को मॉर्निंग वॉक पे जाती थी सामने जीआईसी में, तो मैं उसको उठाता था। तो मैंने सिस्टर को मैसेज भी किया सुबह डेली की तरह कि उठ गई क्या घूमने के लिए। तो वहाँ से 5:50 पे मैसेज आता है कि वैसे नॉर्मली जो मैसेज आता था वो कहती थी कि हाँ उठ गई, और कि हाँ बस उठ गई अभी जा रही हूँ। तो वहाँ से मैसेज आया हाँ। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा ये 5:50 पर इसने ऐसे हाँ क्यों लिखा है। तो मगर मैंने कही कि चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में लिख दिया होगा। मगर बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें देखा हमने तो रात्रि ही मर चुकी है 12 बजे के आसपास। तो हमें लगा इन लोगों ने उसके मोबाइल से मैसेज किया है और ये दर्शाया है कि आपकी बच्ची अभी ज़िंदा है। और हमें ऐसा लगा कि उनको समय चाहिए हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, हर चीज़ को मतलब पूरे हर सबूत को मिटाने के लिए। जितने भी साक्ष्य हैं उस कमरे में, जितना भी झगड़ा हुआ चाहे कुछ भी हुआ, वहाँ मेरी बच्ची के बाल भी टूटे मिले, चूड़ी भी टूटी मिली, एक राखी थी उस कमरे में वो भी टूटी मिली कि झगड़ा हुआ। उस चीज़ को, साक्ष्य को, जो भी और भी साक्ष्य हों उसको मिटाने के लिए। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी पति माधव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि मृतका के परिजन सास ससुर घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। पुलिस के अधिकारी इस बारे में बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। बताया गया कि आरोपी पति का बड़ा भाई देवांश यादव जम्मू के किश्तवाड़ा जिले में डिप्टी कमिश्नर पद पर है। फिलहाल मृतका के भाई के अनुसार पुलिस की तरफ से निष्पक्ष जांच का उसे आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में सभी आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।